आइए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है ना, जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉली वेव कंसेप्ट पे आधारित है। इसको हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्या है ये क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर के बारे में कहा जाता है कि एक हाइपोथेटिकल नंबर है। हाइपोथेटिकल क्यों? क्योंकि आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अभी तक यही पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं रह सकता है। उसका इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमको हाइपोथेटिकल टूल्स चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इसका पोजीशन भी हाइपोथेटिकल ही हुआ, एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स जो है एक हाइपोथेटिकल नंबर्स है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कि उसका मूवमेंट किस मतलब तरह से हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता लगाते हैं। तो टोटल क्वांटम नंबर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, जिसमें से 3 क्वांटम नंबर जो है, अब सवाल है कि 4 ही क्यों होता है? तो 4 इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो 3 क्वांटम नंबर तो लग जाएगा उसको उसके स्पेस को स्पेसिफाई करने में, यानी उसके पोजीशन को लोकेट करने में, है ना, जिसमें प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, है ना, ये 3 क्वांटम नंबर लग जाता है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिटरमाइन करने में। और बाकी जो एक क्वांटम नंबर रहा, स्पिन क्वांटम नंबर, वो इसलिए चाहिए ताकि ये पता कर सके कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए टोटल क्वांटम नंबर 4 ही होते हैं। तो क्या है क्वांटम नंबर, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्वांटम नंबर है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर कैसा नंबर है? हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल नंबर्स which are required किस लिए? which are required to determine the position of an electron, है ना? किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जिस हाइपोथेटिकल नंबर्स की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्वांटम नंबर, है ना, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 तरह के होते हैं आप लोग के। क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन है आप लोग का? इसमें से पहला है आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है आप लोग का एजीम्यूथल, या इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलेंगे। एजीम्यूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है आप लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको M से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ है आप लोग का स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें ये 3 क्वांटम नंबर जो है प्यारे बच्चों, ये क्या बताएगा? ये पोजीशन डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? डिटरमाइन पोजीशन। और ये जो है ये क्या डिटरमाइन करेगा? ये डिटरमाइन करेगा, बोलो क्या? शेप। सॉरी, शेप तो आप लोग का ये सब के बारे में बता देते हैं। ये डिटरमाइन करेगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डिटरमाइन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से कितना दूरी पे इलेक्ट्रॉन है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी ये ऑर्बिट नंबर बतलाएगा। ठीक है, यानी ये डिटरमाइन करेगा, सब पे बात करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस यानी ऑर्बिट नंबर को। ये जो है डिटरमाइन करेगा शेप, ये डिटरमाइन करेगा शेप, है ना। ये ओरिएंटेशन डिटरमाइन करेगा, यानी डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड में।
है ना, और ये स्पिन बतलाएगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर है प्यारे बच्चों। ये ऑर्बिट बतलाएगा, ये बताएगा कि किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है। यहाँ आप लोग का पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है ना, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो आइए इन सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने दिया था? तो याद रखेंगे, इट वाज गिवन बाय नील बोर साहब। ये पहले बता चुके थे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। इट वाज गिवन बाय नील बोर and is represented by n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या पता लगाएगा? it determines the distance of an electron from, कहाँ से? it determines the distance of an electron from nucleus, है ना। that is, ये क्या क्या पता लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर क्या है ना, या इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, या इलेक्ट्रॉन का क्या पता लगाएगा कि न्यूक्लियस से कितना दूरी पे है। तो ऑर्बिट नंबर कह सकते हो, एनर्जी लेवल कह सकते हो, ठीक है। यानी ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन, या पीरियड नंबर कह सकते हो, है ना। तो ये बताएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल या पीरियड नंबर ये बताएगा आप लोग का कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n का थ्योरेटिकल वैल्यू कितना होगा आप लोग का? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ n कितना होगा? 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू जो होगा n का, वो 1 से 7 होगा, ठीक है। तो अलग अलग सेल के लिए हम लोग अलग अलग, है ना, आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा आप लोग का, जिसको ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, पीरियड नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये सेल है, ठीक है, यानी जो भी पढ़े थे आप लोग बोस थ्योरी में, वो सब चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर मान लो कि के सेल है, तो के सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट नंबर को, यानी एन को ऑर्बिट नंबर भी कर सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कर सकते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कर सकते हैं। तो के सेल कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। एल सेल सेकंड ऑर्बिट में। एम सेल जो होगा वो थर्ड ऑर्बिट में। एन सेल जो होगा वो फोर्थ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। ओ जो है वो फिफ्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी तरह से आगे, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। तो याद रखिएगा, यह डिस्टेंस बतलाएगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, या ऑर्बिट नंबर, या एनर्जी लेवल, या पीरियड नंबर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपको पता करना है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होगा? 2n स्क्वायर के बराबर होगा, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। तो अगर हम पूछे कि सेल है, तो के सेल का मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अनुसार 2 × 1 स्क्वायर 2 हो गया, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, या के सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा। एल सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा, कितना हो जाएगा? 2 × 2 स्क्वायर, यानी एल सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। एम सेल में आप लोग का कितना हो जाएगा? आप लोग का 2 × n का स्क्वायर, यानी 18 से ज़्यादा नहीं रहेगा। एन सेल में आप लोग का कितना? 2n स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा? 32 से ज़्यादा नहीं रहेगा। ओ सेल यानी फिफ्थ ऑर्बिट में अगर बात करें 2n स्क्वायर, यानी 2 × 5 का स्क्वायर, ये कितना? 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बतलाएगा? ये ऑर्बिट नंबर बतलाएगा, एनर्जी लेवल बतलाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, या किस एनर्जी लेवल में है, या कौन सा पीरियड नंबर में है, ठीक है। इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ n को ऑर्बिट नंबर भी आप लोग कह सकते हैं। n का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट हो सकता है 1 से
इन्फिनाइट, लेकिन प्रैक्टिकली 1 से 7 ऑर्बिट ही होता है आप लोग का, ठीक है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, तो 2n स्क्वायर आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। 2n स्क्वायर के अनुसार पता चल जाएगा आप लोग का कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। और क्या क्या पता लगा सकते हो, किसी भी एटम का साइज या रेडियस भी पता कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला पता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, क्या एंगस्ट्रम से आप लोग किसी भी एटम का रेडियस पता कर सकते हो, चाहे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर हो गया। इसी तरह से और क्या क्या पता लगा सकते हो, ये तो ऑर्बिट हो गया आप लोग का, है ना। ऑर्बिट के मतलब कि रेडियस हो गया। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना, nth ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा, तो आराम से निकाल सकते हो। nवां ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस फार्मूला से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो ये भी निकाल सकते हो कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन, क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसी तरह से एनर्जी हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया आप लोग का, है ना, रेडियस या साइज हो गया आप लोग का, है ना। आप लोग सब कुछ जो पढ़े थे आप लोग का कि फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का, जो आप लोग पढ़े थे। एंगुलर मोमेंटम आप लोग पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कैसे निकलेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम यानी mvr कैसे निकलेगा, तो ये भी NH/2π की मदद से निकलेगा। रिडबर्ग का कैलकुलेशन किया गया, है ना। रिडबर्ग के कैलकुलेशन से आप लोग वेव नंबर निकाल सकते हो, है ना। तो कैसे वेव नंबर, कौन सा फॉर्मूला, 1/λ, ये बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर। मतलब जो हम लोग पढ़े थे, है ना, मतलब कि आप लोग का नील बोर के थ्योरी में, है ना, उसका जो भी एप्लीकेशन है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना, है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन भी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकाले थे, याद है आप लोग को, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए क्या किए थे, समेशन ऑफ n2 - n1 किए थे, ठीक है। तो ये करके हम लोग ये सब निकाल सकते थे। ये सब जो भी एप्लीकेशन हम लोग पढ़े वो सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, ठीक है। तो आराम से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें यह भी पता था कि किस ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट होगा, तो याद रखिएगा, वो तो हम लोग एजीम्यूथल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जितना ऑर्बिट होगा उतना ही आप लोग का सब ऑर्बिट होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट के बराबर। तो खैर, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उस न्यूक्लियस से कितना दूरी पे है, रेडियस निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, एंगुलर मोमेंटम, वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना, या नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन। ये सारा चीज़ जो हम पढ़े थे वो सब हम लोग डाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ठीक है। इसी तरह से आज का हमारा दूसरा जो है आप लोग का, ये दूसरा जो क्वांटम नंबर होने जा रहा है हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़े वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वो है आप लोग का, ये भी पढ़ चुके थे आप लोग, है ना, एजीम्यूथल, या इसी को कहते हैं हम लोग सब्सिडरी, एजीम्यूथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, है ना। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसने दिया था आप लोग को पता है, वो तो दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील बोर, ये समरफील्ड साहब दिए थे। इट वाज गिवन बाय समरफील्ड, है ना, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल से, ठीक है। ये क्या पता लगाता है, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी कह सकते हो, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज सब ऑर्बिट के बारे में ये बताता है, या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है,
ठीक है। इसमें एल और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ एल जो है, वैल्यू ऑफ एल जो है, एल का वैल्यू जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगा। ठीक है, हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आप लोग का वो कितना होगा, n-1। यानी हम लोग कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एल जो है वो आप लोग का कहाँ से होगा, वैल्यू ऑफ एल है ना, ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं। इसका थ्योरेटिकल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितना होगा इसका, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एल, एल का थ्योरेटिकल वैल्यू अगर पूछे तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक, है ना। लेकिन इसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू जो होगा एल का अभी तक वो क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, है ना। 0 से 3 तक होता है आप लोग का। तो एल का वैल्यू जो है वो एन पे डिसाइड होगा आप लोग का, n-1 करके हम लोग एल का वैल्यू निकाल लेंगे। एल का थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगा वो 0 से n-1 होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू एल का जो है वो 0 से 3 होगा आप लोग का। कैसे कैसे आइए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सब ऑर्बिट, है ना, तो एस सब ऑर्बिट के लिए, है ना, यानी फर्स्ट सब ऑर्बिट एस है आप लोग का, तो फर्स्ट सब ऑर्बिट है तो इसका वैल्यू एल अगर निकाले, तो अगर इसका n1 है तो एल का वैल्यू n-1 अगर करेंगे तो n-1 करेंगे, यानी 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो s के लिए एल का वैल्यू 0, p के लिए एल का वैल्यू जो है वो क्या है आप लोग का 1, d के लिए कितना हो जाता है 2, f के लिए कितना हो जाता है 3। तो अभी तक यहाँ तक है, ठीक है। 0, 1, 2, 3 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें शेप की बात करें, ये पता है एसपीडीएफ क्या, तो एसपीडीएफ जो है ये सब ऑर्बिट है। एसपीडीएफ है ना, जी रहता तो कितना हो जाता आप लोग का 4 हो जाता। तो एसपीडीएफ जी ये सब जो है ये सब कैसा टर्म है, एटीसीआर स्पेक्ट्रल टर्म्स है, स्पेक्ट्रल टर्म्स, जिसमें एस कहाँ से लिया गया है, शार्प से लिया गया है। पी कहाँ से लिया गया आप लोग का, प्रिंसिपल वर्ड से लिया गया आप लोग का, ठीक है। डी कहाँ से लिया गया आप लोग का, डिफ्यूज वर्ड से आया है आप लोग का, ठीक है। एफ कहाँ से आया है आप लोग का, फंडामेंटल वर्ड से आया है आप लोग का, फंडामेंटल वर्ड से आया है। जी कहाँ से आया है आप लोग का, जनरलाइज्ड वर्ड से आया है आप लोग का। तो ये सब स्पेक्ट्रल टर्म से इसका पहला लेटर लिया गया है एसपीडीएफ जी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। शेप की अगर बात करें तो शेप कैसा होगा आप लोग का, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सब ऑर्बिट, है ना, तो एस सब ऑर्बिट का शेप जो होगा वो कैसा होता है आप लोग का, स्फेरिकल होता है, ठीक है। एस सब ऑर्बिट का शेप स्फेरिकल होगा, और पता है इसका एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। पी सब ऑर्बिट का शेप जो होगा वो कैसा होगा, डम्बेल होगा, है ना, डम्बेल आकृति होगा। इसका एल का वैल्यू पता है 1 होगा, है ना। डी का शेप जो होगा वो कैसा होगा, डबल डम्बेल होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डम्बेल हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा आप लोग का, 0, 1, 2 हो जाएगा। उसी तरह से एफ का ट्रिपल डम्बेल हो जाएगा आप लोग का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, इस तरह का, यानी ट्रिपल डम्बेल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एसपीडीएफ तक हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा किसी भी सब ऑर्बिट में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट और सब सेल, किसी भी सब ऑर्बिट या सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला, 4l+2, ठीक है। तो किसी भी सब ऑर्बिट में, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में 2n² और किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4l+2 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये सब ऑर्बिट है s, तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू कितना, 0। और अगर कोई पूछा जाए कि बताओ s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4l+2 लगाएंगे, यानी 4 × 0+2, है ना। l के लिए 0, s के लिए l का वैल्यू 0 होगा, तो ये कितना होगा 2, यानी s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। p सब ऑर्बिट की अगर बात करें तो l का वैल्यू 1। इसमें अगर कोई पूछेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 4l+2,
यानी 4 इंटू 1 प्लस 2 यानी 6, यानी P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। उसी तरह से D की अगर बात करें तो L का वैल्यू 2 हो गया, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4L प्लस 2, यानी 4 इंटू L का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी 10 हो गया, यानी D में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है ना, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो गया है ना। और F की अगर बात करें तो F में हो गया 4L प्लस 2 यानी 4 गुना 3 प्लस 2 है ना, तो ये कितना हो गया 14, यानी F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इसी तरह से आगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। ये जानकारी हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से मिल रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिट की जानकारी और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में सब ऑर्बिट की जानकारी मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, तो एनर्जी किसी भी सब ऑर्बिट का उसमें ज़्यादा होगा जिसमें n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जिसमें n प्लस एल वैल्यू हाई रहेगा उसी में एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, है ना। तो n प्लस एल से डिसाइड होगा आप लोग का क्या एनर्जी, है ना। तो अगर कोई पूछा जाए कि एनर्जी किस में ज़्यादा होगा आप लोगों का, S में, P में, D में कि F में, तो ऐसे तो आप लोग का F में ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एनर्जी अगर पूछा जाए कि किस में ज़्यादा होगा 1s में, 2s में, 3s में, 4s में, तो ऐसे केस में 4s में ज़्यादा होगा, n प्लस एल ज़्यादा है। अगर ऐसा अगर पूछा जाए आप लोग का, है ना, कि 2p में और 3d में किस में ज़्यादा होगा, तो इसमें n प्लस एल निकालिएगा तो n कितना है 2, और p के लिए l का वैल्यू कितना हो गया 1, तो इसमें 3 आ रहा है। और इसमें n प्लस एल कितना हो जाएगा, तो इसमें n कितना हो गया 3, और d के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी 5 हो गया। तो इसमें n प्लस एल ज़्यादा है इसलिए इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आराम से n प्लस एल का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि आप लोग का ये तो पता है कि जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, है ना, उतना ही नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। अगर कोई पूछेगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट, तो किसी भी ऑर्बिट में उतना ही सब ऑर्बिट। जैसे अगर मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट, यानी अगर हम पूछे कि ये सेल है आप लोग का, है ना, तो सेल की अगर बात करें ये के सेल है ना, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितना होगा, तो बताए थे कि जितना ऑर्बिट उतना सब ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होगा और वो कौन होगा s, ठीक है। एल सेल यानी सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड आप लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो ऑर्बिट अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट यानी एल सेल यानी सेकेंड ऑर्बिट पे कितने सब ऑर्बिट होंगे 2 होंगे। कौन कौन होंगे, है ना, इसमें तो 1s होगा, इसमें एक 2s होगा और एक 2p होगा। उसी तरह से एम सेल यानी थर्ड ऑर्बिट में, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे 3 होंगे। कौन कौन होंगे आप लोग के, 3s होंगे, 3p होंगे, 3d होंगे। उसी तरह से अगर बोला जाए कि एन सेल यानी फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, तो सब ऑर्बिट भी 4 होगा। कौन कौन 4 सब ऑर्बिट होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पूछे कि ओ में यानी फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, तो 5 होंगे। कौन कौन 5 सब ऑर्बिट होगा, 5s होगा, 5p होगा, है ना, 5d होगा, 5f होगा और 5g होगा। आया भाषण में। इसी तरह से आप लोग का आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी जितना ऑर्बिट उतना ही सब ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा उसके अंदर सब ऑर्बिट्स भी बढ़ेंगे आप लोग के, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन सब ऑर्बिट। अगर सब ऑर्बिट या सब सेल में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, है ना, तो ये बराबर हो जाएगा आप लोग का कितना, √L इंटू L प्लस 1, है ना, h/2π, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सब ऑर्बिट में कितना होगा, √L इंटू L प्लस 1 h/2π। जैसे अगर हम लोग बात करें सब ऑर्बिट की, तो सब ऑर्बिट s सब ऑर्बिट का L का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का 0 रखोगे तो सब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। P के लिए L का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, है ना, इसी को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ऑर्बिटल
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो √2 h अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, या फिर 2 को लिख सकते ना √2 × √2 कैंसिल हो जाएगा, h/√2 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सबका निकाल सकते हो। d l का वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, तो ये 2 और 1 3, और 3 × 2 6, यानी √6h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ये कैसे निकलेगा, तो ये भी आप लोग निकाल सकते हो, √L × L + 1, है ना, बोर मैग्नेट, है ना, इस तरह से। तो यहाँ से आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा इस म्यूच्यूअल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑलरेडी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर पे बात करेंगे। थैंक यू।